Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine. Okay. Uh, Welcome back to our lecture series from PN Institute, Vadodara. My name is Patel Rutika and I'm your biology mentor. In this video lecture, we are discuss about most important chapter of Standard 12, that is molecular basis of inheritance. Okay, as you all know that from a NEET examination point of view, there are 22 chapters for NEET, and from these, this chapter is the most important chapter, just because if you see the earlier NEET examination paper, so many questions which ask from this chapter. So you have to learn thoroughly these chapters. So let's get we started. Okay, first, what should be understood? What is the inheritance? Inheritance is a process by which a character or a traits which are passing from one generation to their next generation. Okay, अब देखिए कि ये जो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अब कैरेक्टर हम ले तो जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे हेयर कलर हो गए, फिर हमारी जो स्किन कलर है, फिर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास. वो जो कैरेक्टर है वो हमें कहाँ से मिले? हमारे पेरेंट्स से मिले हैं ना. तो वो उसको लेके हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना है. वो मॉलिक्यूलर लेवल हम पढ़े तो मेन हम एक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ओके, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं. ओके, एज वी ऑल नो दैट द न्यूक्लिक एसिड nucleic acid, either DNA or RNA, are the building block of genetic materials. Okay, genetic material कुछ भी हो सकता है, either ये DNA भी हो सकता है, either RNA भी हो सकता है. Okay, हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? DNA होता है. और हम बात करें कि लिविंग के अलावा जैसे वायरस, क्या हम लिविंग कंसीडर करते हैं उसको? नहीं. तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है. ओके, जैसे द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस इज अ आरएनए. मेनली हम आरएनए का फंक्शन देखें तो क्या होता है? मैसेंजर पास करना. जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स. जैसे हम ले लें कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है. ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें से 22 पेयर्स आर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स. ओके, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स. अब हम ये जो पेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें जैसे ये एक पेयर है क्रोमोसोम की, तो ये जो एक पैर है उसमें से आपको ये फादर में से मिला और ये क्रोमोसोम आपको आपके मदर में से मिला है. मतलब कि आपको जो कैरेक्टर्स मिले हैं वो इनहेरिटेट हो रहे फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके, और आप में से फिर आगे आपके बच्चों को जाएंगे, तो ये इनहेरिटेट होते रहते हैं. नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो हम बेस पढ़ने वाले, दैट इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए हो किस चीज से बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है ना. तो उसकी वजह से जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो हमें क्या पहले बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड का. हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि वो न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए हैं ना. Okay. अब ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिया है उसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड्स है, फिर ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से सो एंड सो न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट है उसमें देखो कि यहाँ पे हमें कौन सा एंड दिख रहा है? 5th एंड. और यहाँ पे कौन सा एंड दिख रहा है? 3rd एंड दिख रहा है. अब देखिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बने होते हैं? जैसे द न्यूक्लियोटाइड्स इज मेड अप ऑफ मेनली 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस,
सेकेंड पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब कि इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हो गए, 5 कार्बन प्रेजेंट हो गए। और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप होता है। जैसे ये पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर में मेनली होता है हमारा राइबोज शुगर होता है, ठीक है। और डीऑक्सी जो राइबोज शुगर होता है वो किसके स्ट्रक्चर में होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये डिफरेंस की वजह से ही हम डीएनए को एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं और एज अ जेनेटिक मटेरियल भी उसको हम कंसिडर करते हैं, ओके। और आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में हम कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड में आप देखोगे तो उसमें है यहाँ पे ये शुगर का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, शुगर का। जैसे हम शुगर में देखें तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर हो गई है 5 कार्बन शुगर, ओके। फिर इसका जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है उसके साथ क्या अटैच है यहाँ पे, ये है थाइमिन, मतलब कि N2 बेस होता है, ये शुगर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। हम बात करें कि जो फिफ्थ कार्बन है उसके साथ क्या अटैच है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये 3 कंपोनेंट मिला के कौन सा कंपोनेंट बनता है, न्यूक्लियोटाइड की पूरी स्ट्रक्चर बनती है। ओके, फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे पास उसमें हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड में फर्स्ट कंपोनेंट था नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस आर मेनली 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड सेकेंड इज पिरामिडिन। प्यूरिन्स नाम कैसा लग रहा है आपको, छोटा सा ही लग रहा है, इसका थोड़ा बहुत हम शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। जैसे आलू गोभी कट, क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म, आलू गोभी कट, CUT कट। कैसे याद करना है, देखो आलू से मतलब एडेनिन, गोभी मतलब ग्वानिन, कट का CUT कट में C है मतलब साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ओके। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखते हैं। जैसे ये जो एडेनिन का स्ट्रक्चर है, एडेनिन और ग्वानिन का दोनों का स्ट्रक्चर देखो, दोनों के स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 रिंग स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, मतलब जिसका नाम प्यूरिन पढ़ो तो छोटा है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बड़ी है, यस, ओके। तो ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है या ग्वानिन की, ओके। इसमें हमें क्या चीज़ याद करनी है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ कार्बन नंबर लिख ले जिससे हमें याद क्या करना है वो पता लगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ कि दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9 नंबर। यहाँ पे हम नाइट्रोजन देखो कौन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हम देखिए तो फर्स्ट नंबर पे है, फिर थर्ड नंबर पे है, फिर 7 नंबर और फिर 9 नंबर। तो ये जितने भी मैंने नंबर्स बताए वहाँ पे उनका कौन सा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस तरह से ग्वानिन में भी सेम। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाके जब हम पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर हमें ये 9 नंबर ऑफ कार्बन पता होना चाहिए क्योंकि उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओके। एज इन पिरामिडिन्स हम देखें, देन इन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ओके। मेन हम डिफरेंस देखें, थाइमिन और यूरेसिल का मेन डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप का सिर्फ डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम एक और नाम लिख सकते हैं, जैसे 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या मेंशन कर सकते हैं हम, 5 मिथाइल यूरेसिल, जस्ट बिकॉज द स्ट्रक्चर आर द सेम, थाइमिन एंड यूरेसिल, ओके। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो है साइटोसिन की स्ट्रक्चर, ओके। अब इसके अंदर हम नाइट्रोजन के नंबरिंग देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 हुआ। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके फर्स्ट और थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होता है, ओके। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है जस्ट बिकॉज ऑफ नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नाइट्रोजन नंबर आर प्रेजेंट इन 1, 3, 7 एंड 9 फॉर प्यूरिन्स, और फॉर पायरिमिडिन्स हम देखिए देन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ओके। चलो नेक्स्ट,
ओके आप ये जो देख रहे हो कि ये जो पेंटोस शुगर है वो कौन सी थी, डीऑक्सीरिबोस शुगर। ओके तब इसमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम देखें तो सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर पे डिफरेंस है, यहाँ पे होता है सेकेंड नंबर पे H ग्रुप और यहाँ पे होता है OH ग्रुप। तो ये मेन डिफरेंस होता है किसके अंदर, डीऑक्सीरिबोस शुगर के अंदर। और इस तरह से हम रिबोस शुगर देखें तो रिबोस शुगर में होता है इस तरह से, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे भी और थर्ड पोजीशन दोनों जगह पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई हमारी रिबोस शुगर और ये हो गई डीऑक्सीरिबोस शुगर। ओके अब यहाँ पे मेंशन है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक हम वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे भी कहीं पे भी शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ये शुगर हो गई, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ क्या अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस। ओके अभी मैंने आगे स्ट्रक्चर दिखाए थे, उसमें ये जो नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे मैं एडेनिन और ग्वानिन लूँ तो उसमें कौन से नाइट्रोजन के साथ बाइंड होगा, 9 नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो था उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके चलो लेट्स वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट। ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी थी ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी थी जिसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ शुगर प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस। तो ये दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बुलाते हैं हम इसको, न्यूक्लियोसाइड। ओके अब न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए एंड न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए, देयर आर सम डिफरेंस। जैसे नाम के अंदर डिफरेंस है और सेकंड एक नाइट्रोजन बेस में भी तो डिफरेंस था। जैसे यहाँ पे देखो न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए एडिनोसाइन, यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एडिनोसाइन। एडेनिन का क्या कन्वर्जन हो गया, एडिनोसाइन। उस तरह से ग्वानिन का ग्वानोसाइन। डीएनए की स्ट्रक्चर है पूरी, क्योंकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, यहाँ पे डीऑक्सी ग्वानोसाइन, यहाँ पे डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। ओके आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बेटा कि यहाँ पे कहीं पे भी यूरेसिल मेंशन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, थाइमिन होता है, और जो आरएनए की स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। ओके ये डिफरेंस की वजह से हम आरएनए को एज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैं यूरेसिल और थाइमिन दोनों की स्ट्रक्चर देखूं तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर किसकी है, थाइमिन की स्ट्रक्चर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके अब हमें ये पूरी स्ट्रक्चर जो दिखाई है वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। आगे में हमने थोड़ी बहुत देखी थी, पर हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये एक पेंटोस शुगर होगा, इसके साथ क्या अटैच है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होता है यहाँ पे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे ये जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, फिफ्थ नंबर के कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे बनता है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके अब हम ये देखें कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रही है, क्या क्या चीजें इसमें, फॉस्फेट है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। तो ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड अभी आगे देखा उसमें कौन सा ग्रुप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट था। ओके नाउ हम बॉन्डिंग देख लेते हैं कि पूरे जो डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड किस तरह से अटैच होते हैं। जैसे ये यहाँ पे वापस उन्होंने रिबोस शुगर के बारे में मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप होता है। ओके OH ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो इजीली किसी के भी साथ क्या बना देगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। इन RNA each nucleotide has an additional OH group at a second position of ribose sugar।
यहाँ पे देखो सेकेंड जो है कार्बन उसके साथ एडिशनल यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। द 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म द डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब देख लो कि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है और ये वाली भी एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। ये दोनों ये वाले बॉन्ड्स है, ये जो आप देख रहे हो ये बीच वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पे 3' और 5' लिखा है, उसका मतलब क्या है, जैसे ये 3' मतलब जैसे हम यहाँ पे कार्बन नंबर लिख ले 1st, 2nd, 3rd, 4th और दिस इज द 5th वन। इस तरह से इसके भी लिख ले 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड दिस इज द 5th वन। ओके, ये 5th कार्बन का अटैचमेंट है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, और यहाँ पे 3rd कार्बन का अटैचमेंट फॉस्फेट के साथ है। तो ये कौन सा डैश होगा, 3' और ये वाला 5'। तो हो गया ना ये 3', 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जस्ट बिकॉज ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोएस्टर है और दो बन रहे हैं जिसकी वजह से ये फॉर्म हो गया फॉस्फोडाइस्टर। ओके, व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर द लिंक एंड इट्स फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, तो उससे हमारे पूरे डीएनए की स्ट्रक्चर बनके रेडी हो जाती है। ओके, नाउ जैसे ओके चलो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे डीएनए की डिस्कवरी के बारे में, कि डीएनए की डिस्कवरी किसने करी है, कौन कौन से साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, वो सारे साइंटिस्ट के यहाँ पे फोटोग्राफ हैं। चलो, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मीशर। ये फ्रेडरिक मीशर वो साइंटिस्ट ने 1869 के अंदर आइडेंटिफाई द डीएनए एंड द नेम एज अ न्यूक्लियन। कि उन्होंने क्या देखा कि सेल के बीच में इज अ एसिडिक सब्सटेंस आर देयर, और वो एसिडिक सब्सटेंस को उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियन। ओके, नाउ और दो साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड द फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने प्रपोज किया है डबल हेलिकल मॉडल। जैसे आप ये देख रहे हो डबल हेलिकल मॉडल, मॉलिक्यूलर बेसिस पे ये स्ट्रक्चर है, वो प्रपोज किया है वॉटसन एंड क्रिक ने। ओके, ये दो साइंटिस्ट ने डायरेक्ट ये डबल मॉडल नहीं दिया है, कोई और साइंटिस्ट का उन्होंने डेटा उठाया था। जैसे इट वॉज द बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन्स। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट है जो मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन्स, ये दोनों साइंटिस्ट का उन्होंने बनाया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, और उसके बेसिस पे ये दो साइंटिस्ट ने क्या दिया है, पूरा डबल हेलिकल मॉडल दिया है। Okay, let's we discuss the double helical model structure. Okay. जैसे अब यहाँ पे देखो कि ये जो पूरी डीएनए की जो स्ट्रक्चर है कैसे दिख रही है आपको, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, कई सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है कि व्हाट इज अ राइट हैंडेड स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज अ लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर। तो उसके लिए एक इजी ट्रिक है, जैसे समझ लो कि हमारे पास स्टेयरकेस है, वो राउंड वाली स्टेयरकेस आती है ना, घूम के ऊपर जा सके वैसे स्टेयरकेस है। कोई पर्सन यहाँ पे है और उसको ऊपर जाना है स्टेयरकेस पे, तो वो कहाँ मूव करता है, ऑन देयर लेफ्ट साइड। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। समझ लो कि कोई यहाँ पे है और ऊपर जाने के लिए उसको राइट हैंडेड जाना पड़ रहा है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे हमारे जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, राइट हैंडेड है। देखो यहाँ पे जैसे ये पट्टी है, यहाँ से पकड़ के हम ऊपर लेके जा रहे हैं ना, राइट हमें टर्न लेना पड़ रहा है। तो ये जो पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। ओके, पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखें तो कितने पूरी चेन दिख रही है आपको, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमने पूरा ये तो डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये पूरी उस तरह से बनती है। अब बात करें कि एक टर्न के बारे में, पूरी जो ये टर्न है डीएनए की, एक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी टर्न बनती है, वो टर्न की कुछ साइज है। कितनी साइज है उसकी,
3.4 नैनोमीटर, या हम एंगस्ट्रॉम में उसको कन्वर्ट करें तो कितनी हो जाती है, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न इज 10 बेस पेयर। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे तो आपको कितने मिलेगी, टोटल 10 बेस पेयर मिलेगी। ओके, अब मैं बोलूँ कि एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में हमें उसका साइज मेजर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे ऑफ टोटल लेंथ। जैसे ये कितना था, 3.4 नैनोमीटर था, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 0.34 आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा ये, 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके डन। ओके हाँ, एक और चीज़ कि जो डीएनए है हमारा वो एक एक्सिस से राइट हैंडेड स्ट्रक्चर में अटैच होता है, तो ये जो एक्सिस से हम उसके डायमीटर कैलकुलेट करें तो वो ऑन एन अप्रोक्स कितनी होती है, 2 मीटर, 2 नैनोमीटर के अराउंड होती है। ओके, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो कितनी हो जाएगी, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। डन। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें थी फॉर डीएनए। नाउ हम पूरी डीएनए के जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जैसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको हम नॉर्मल करके देखें, जैसे ये रहा, तो इनर साइड पे हमें क्या दिख रहा है, ये इनर साइड पे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, और आउटर साइड पे आप जो देख रहे हो, जो उनका जो बैकबोन है वहां पे क्या होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट होते हैं। ओके, सेकेंड कि ये जो डीएनए की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे स्ट्रक्चर है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। कैसी होती है ये, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होती है। जैसे यहाँ पे देखो कि ये 5 डैश है, तो ये कौन सा डैश आएगा, 3 डैश। उस तरह से यहाँ पे हम ले तो ये 5 डैश, तो ऊपर कौन सा डैश आएगा, 3 डैश। तो हो गई ना दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देख रहे हो, जैसे 3rd एंड है तो नीचे 5th एंड, तो यहाँ पे 3rd एंड तो ऊपर 5th एंड होगा। ओके, अब जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ग्रूव्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये बड़ा सा ग्रूव दिख रहा है आपको, दैट इज द मेजर ग्रूव, और यहाँ पे सामने देखो छोटा सा ग्रूव दिख रहा है, तो वो होगा माइनर ग्रूव्स। ओके, डीएनए की पोलैरिटीज हम देखें तो एक पोलैरिटी कैसी होती है, 5 डैश टू 3 डैश, तो दूसरी क्या हो जाएगी, रिवर्स, 3 डैश टू 5 डैश। उनका जो बैकबोन है वो किस चीज से बना है, शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। ओके, बीच में जो हम बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 2 नाइट्रोजन बेस इन एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इन स्ट्रक्चर कि ये जो पूरी बायोमोलिक्यूल्स की पूरी स्ट्रक्चर है डीएनए की, मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्ट्रक्चर है, तो ये एडेनिन और थाइमिन दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। यहाँ पे 2H बॉन्ड होता है, और यहाँ पे हम देखें ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये शुगर, फॉस्फेट हर जगह पे प्रेजेंट होगा, और पूरी ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की स्ट्रक्चर। Okay, the purines come opposite to a pyrimidine and these generate a uniform distance between the 2 strands. जैसे यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या थे, प्यूरिन थे, और थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन थे ना। यस, तो अब ये दोनों अपोजिट होते हैं, जैसे एक एडेनिन की पैर बन रही है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन की पैर बन रही है साइटोसिन के साथ। इसकी वजह से ये जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो क्रिएट होता है वो ये दोनों की वजह से क्रिएट होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर दिखा है हमें रिगार्डिंग टू डीएनए स्ट्रक्चर। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल दिया है रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज अर्विन चरगफ रूल। ये साइंटिस्ट हमें क्या बताते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जितने भी एडेनिन है उतने ही क्या है, थाइमिन होते हैं। मतलब द नंबर ऑफ प्यूरिन आर सिमिलर टू पिरिमिडिन नंबर्स, लाइक
एडेनिन और ग्वानिन दोनों के नंबर मिलाओ तो किसके जितनी होगी, थायमिन और साइटोसिन जितनी ही होगी। ओके, मतलब ये दोनों के नंबर्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, जैसे इसके बेसिस पे हम एक सम करके देखते हैं। जैसे समझ लो कि हमें पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में 20 हमें एडेनिन दे रखे हैं। कितने एडेनिन दिए हमें, 20। ओके, अब ये जो 20 एडेनिन है तो थायमिन भी कितने रहेंगे, 20। क्यों, क्योंकि एडेनिन की पैर किसके साथ बन रही है, थायमिन के साथ ही बन रही है ना। ओके, अब 100 में से ये 20 + 20 कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 40। माइनस कर दो, कितने बचे, 60 बचे ना। तो 60 हमारे पास क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन की पैर बची है। हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर साइटोसिन का चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 60 / 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नंबर हमारे पास, 30। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सम आते हैं और ये सम आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उसमें इजी फॉर्म में आते हैं, पर नीट एग्जामिनेशन में थोड़े टफ हो सकते हैं। Now we move on our next topic, that is DNA number. in हम देखें कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसे वायरस कि जो किसे इफेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट करते हैं। वैसे जो वायरस होते हैं उसको हम बुलाते हैं बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज है 5174 बैक्टीरियोफेज हैज 5,386 न्यूक्लियोटाइड। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर। कैसी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी। और बैक्टीरियोफेज लैम्बडा की जो हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। और वो नाइट्रोजन बेस पेयर है कुछ 48502 जितने होते हैं। अब इसके हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए होता है यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इकोलाई बैक्टीरिया में हम देखें तो इसके पास भी 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होता है टोटल। और ह्यूमन बींग्स में हम देखें हैप्लॉइड सेल के अंदर, कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम, हैप्लॉइड ह्यूमन बींग्स, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ सेल के अंदर तो 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। ओके, हमारे जितने भी सेल्स है सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल्स और एग सेल के अलावा सारे सेल्स डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं। मतलब इसका हमें 2x करना पड़ेगा। तो हम नंबर निकाले तो कितनी आएगी, 6.6 × 10⁻9 आएगा। डन। ओके, तो ये दोनों नंबर आपको याद करने हैं। फ्रॉम हैप्लॉइड हम देखें देन 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर, और फॉर 2n इन नेचर जब कोई सेल है देन 6.6 × 10⁻9। ओके, अब देखिए कि हमारा जो सेल है वो सेल के अंदर डीएनए कहाँ पे पैक्ड है, क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम्स अभी हमने बात कर लिया आगे कि कितने होते हैं, टोटल नंबर 23 पैर होते हैं। और ये 23 पैर में से 1 पैर सेक्स लिंक और 22 पैर आर द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो अब डीएनए की टोटल लेंथ देखिए सिर्फ एक सेल के अंदर तो कितनी होती है, तो उसके लिए हम कुछ नंबरिंग निकालते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर। ओके, जैसे दो अभी हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें बताओ कि ये डिस्टेंस कितना था, नंबर ऑफ डिस्टेंस हम देखे एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना था, 0.34 × 10⁻9 था। और हम टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन 2n इन नेचर हम देखें तो कितना है, 6.6 × 10⁻9 है। अब ये तो निकल जाएंगे, प्लस माइनस है, दोनों का इंटू करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 2.2 मीटर जितना। तो हमारे एक सेल के अंदर
कितना डीएनए होता है, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर। ओके, इस तरह से हम इकोलाई सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम इकोलाई की देखिए, द लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 हमें दे रखी है mm, और mm नहीं लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, द नंबर ऑफ बेस पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम उसको डिवाइडेशन में लेके जाएंगे 0.34 इंटू 10⁻⁹, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड करके हम देखेंगे तो टोटल नंबर हमें कितना मिलता है, 4 इंटू 10⁶ बेस पेयर हमें मिलता है। ओके, तो इस तरह से हम डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, ये हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ एक सेल के अंदर इतना 2.2 मीटर जितना लंबा डीएनए होता है। नाउ पर हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये सेल्स में से हम जो पूरा डीएनए निकाले ना, तो ऐसा माना जाता है कि पूरे अर्थ पे हम एक राउंड लगा सकते हैं, इतना बड़ा डीएनए निकलता है हमारे बॉडी में से। ठीक है, और ये पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पर इसका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये हमने पढ़ा पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अवर जेनेटिक मटेरियल दैट इज अ डीएनए। ओके, थैंक यू सो मच।